नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहित तोमर। लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था किडनी के सभी भागों के बारे में। लगभग अपन ने नेफ्रॉन को छोड़ दिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था उसका जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा था कि जब खाना हमारे पेट में जाता है, छोटी आंत में उसका पूरा डाइजेशन हो जाता है। पचा हुआ भोजन से जो हमको पोषक पदार्थ मिलते हैं वो पोषक पदार्थ ब्लड में जाकर मिलते हैं। लेकिन उसी समय पर क्या होता है कि वहां पर कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं विद्यार्थियों, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे हानिकारक होते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उस ब्लड को कहां पर लेकर आया जाता है? किडनी पर लेकर आया जाता है। किडनी के सभी भागों के अंदर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में विद्यार्थियों, है ना। पहले अपन ने क्या देखा था कि अपन ने देखा था रीनल पिरामिडों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताओ। 9 से लेकर 18 तक रीनल पिरामिडों की संख्या होती है। 3-3 के गुच्छे में होते हैं कि हाँ, 3-3 के गुच्छे में होते हैं। रीनल पेपिला क्या होता है? यहाँ से यूरिन निकलता है बूंद बूंद करके। माइनर कैलिक्स क्या होता है? मेजर कैलिक्स क्या होता है? रीनल पेल्विस क्या होता है? हाइलम क्या होता है? ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका था। ध्यान से फिर से देख लो एक बार कि ये किडनी का जो अंदर की तरफ ये धसा हुआ वाला जो भाग होता है, ये वाला इस प्रकार से, ये भाग क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ये कहलाता है हाइलम। ठीक है ना। इसके आगे का वाला अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अपन नेफ्रॉन पर आ गए थे। नेफ्रॉन के विषय में अपने को डिस्कशन करना था। तो नेफ्रॉन के बारे में देखो ये विद्यार्थियों, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये चित्र किसका है? नेफ्रॉन का चित्र है। किसका चित्र है? नेफ्रॉन का चित्र है। एक सेकंड, टीवी के वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नेफ्रॉन के विषय में अपन ने क्या देखा था कि ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना, ध्यान से समझ लेना। पहले नेफ्रॉन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन बात करें नेफ्रॉन उपस्थित कहाँ होता है ना। नेफ्रॉन उपस्थित कहाँ पर होता है, इसको मिटा देते हैं और नेफ्रॉन के विषय में बात कर लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ मैं आपको अटेम्प्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले देखना नेफ्रॉन होता क्या है। तो देखना क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार का बनता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन बन चुका है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। कार्यात्मक इकाई मतलब वृक्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क का कौन सा अंग है? वृक्क का अंग, मानव शरीर का अंग तो केवल वृक्क है। वृक्क का छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क के अंदर जो काम करता है ज्यादा मात्रा में वो कौन होता है? वो नेफ्रॉन होता है। देखना नेफ्रॉन कैसे होता है उसको समझ लेना कि नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। पहले ये हो गया। दूसरी चीज आप ये बताओ सर, वृक्कों की संख्या कितनी होती है? वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन याद रखना कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है इसकी संख्या एक किडनी में कितनी होती है? एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? याद रखना, एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है 1,30,00,000। जी हाँ, 1,30,00,000 नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं मानव शरीर की एक किडनी में। इसका कार्य बता दे सर। इसका कार्य देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। पहले तो अपन इसको इस प्रकार से देख लेते हैं कि किडनी का ये वाला भाग क्या कहलाता है। इस प्रकार से जो प्यालेनुमा संरचना है, इस प्रकार से जल्दी से इधर विद्यार्थी देखेंगे हम। इस प्रकार से जो प्यालेनुमा संरचना है विद्यार्थियों, ये नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है? याद रखना, प्यालेनुमा क्वेश्चन बन सकता है। नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है? प्यालेनुमा होती है। इसको नीचे उतारते हैं, इस प्रकार से आगे इसको लेकर चलते हैं, एक एम बनाते हैं। एम बनाने के बाद इसको इस प्रकार से उतार देते हैं। तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैं आपको इसलिए बनाकर बता रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है ना। तो देखना कि इस प्रकार का एक लूप बनता है। यहाँ पर इस प्रकार का एक लूप बनता है नेफ्रॉन की इस एरिया में, जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये यू के आकार का एक लूप बनता है। ये लूप क्या कहलाता है विद्यार्थियों? यहाँ आपको क्या बताना है, ये लूप क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इसे कहते हैं हेनले लूप। कौन सा लूप कहा जाता है विद्यार्थियों? हेनले लूप इसे कहा जाता है। इस लूप को कौन सा लूप कहा जाता है? हेनले लूप कहा जाता है ना। अब आगे अपन चलेंगे। नेफ्रॉन की ये वाली संरचना, ये वाले जो आपको संरचना दिख रही होगी प्यालेनुमा, इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो याद रखना, इसे कहा जाता है बोमेन संपुट। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्यार्थियों बोमेन संपुट। अब इसको अपन ने देख लिया कि नेफ्रॉन की जो प्यालेनुमा संरचना सबसे शीर्ष भाग है, इसको अपन ने क्या बोल दिया? बोमेन संपुट बोल दिया। इस भाग को क्या बोला? हेनले लूप बोल दिया। याद रखना विद्यार्थी, यहाँ पर इस प्रकार से एक नली भी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है विद्यार्थियों? देखना, जब नेफ्रॉन की हम कार्य विधि पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ रहेंगे जो यहाँ पर आकर छनेंगे, और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनका छनन नहीं हो पाएगा या जो फिल्टर नहीं हो पाते, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं, है ना। इसके आगे के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अपन ये देखेंगे कि नेफ्रॉन उपस्थित कहाँ पर होता है। बोमेन संपुट वाला भाग,
कहां पर उपस्थित होता है, हेनले लूप वाला भाग कहां पर उपस्थित होता है। तो देख लो विद्यार्थियों ध्यान से, मैं यहां पर बताऊंगा कि ये जो नेफ्रॉन होता है, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन इस प्रकार यहां पर उपस्थित होते हैं। किस प्रकार उपस्थित होते हैं, यहां पर उपस्थित होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं केवल एक रीनल पिरामिड उठाकर लेके आता हूं। इतना भाग क्या होता है, रीनल पिरामिड। तो देखो विद्यार्थियों, मैं इस प्रकार से एक रीनल पिरामिड बनाता हूं। इस रीनल पिरामिड को मैंने उठाकर लेके आया, किडनी का एक अंग है रीनल पिरामिड। अब देखना विद्यार्थियों ध्यान से, इस प्रकार से नेफ्रॉन उपस्थित होता है, इस प्रकार से नेफ्रॉन उपस्थित होता है। ये इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट होती है और इस प्रकार से ये फिर बाहर आ जाता है। तो देखना विद्यार्थियों, ये जो नेफ्रॉन है, इस प्रकार से जो नेफ्रॉन है, ये किडनी के कहां पर उपस्थित है, ये किडनी के बाहर उपस्थित है। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, ध्यान से सोच के बताओ जल्दी से। अंदर वाला पार्ट कहलाता है विद्यार्थियों मेडुला, और ये बाहर वाला जो एरिया लिखा है, ये बाहर वाला जो एरिया लिखा है, ये बाहर वाला एरिया क्या कहलाता है विद्यार्थियों, कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। तो एनटीपीसी 2012 से 15 के बीच में ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना, आपके पास पेपर सेट में भी आया होगा कि जो बोमेन संपुट वाला भाग है, कौन सा वाला पार्ट, बोमेन संपुट वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट किडनी के किस भाग में उपस्थित होता है। तो विद्यार्थी जल्दी से बताओ, किडनी के कितने भाग होते हैं, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, तो किडनी के कितने भाग होते हैं विद्यार्थी, दो भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है, तो पहला कोर्टेक्स होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा भाग होता है, मेडुला वाला भाग होता है। ठीक है, तो कोर्टेक्स हो गया, अपना मेडुला हो गया। अब देखना, ये बोमेन संपुट वाला जो भाग होता है, ये किस भाग में उपस्थित होता है, किडनी के कोर्टेक्स वाले पार्ट में। कहां पर उपस्थित होता है, ये यहां पर उपस्थित होता है। बाकी ये संरचना कैसी दिखती है आपको, इस प्रकार से दिखती है। तो देखना, ये इस प्रकार से जो मैंने आपको लाइनें खींच के बताई हैं, जल्दी बता दो ये लाइनें मैंने क्यों खींची है, क्यों खींची है ये लाइनें, क्योंकि ये लाइनें नहीं है, ये क्या है, नेफ्रॉन। क्या है ये, नेफ्रॉन है। अब देखना, अपने को समझ में आ गया बोमेन संपुट वाले भाग में क्या उपस्थित होता है, सॉरी, बोमेन संपुट वाला भाग कहां पर उपस्थित होता है, तो ये उपस्थित होता है विद्यार्थियों कहां पर, किडनी के कोर्टेक्स वाले भाग में। ठीक है, कोर्टेक्स वाले भाग में भैया ये उपस्थित होता है। कौन सा वाला पार्ट, अपना बोमेन संपुट वाला पार्ट। अब देखना विद्यार्थी, नेफ्रॉन की कार्यविधि के बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में, कार्यविधि के बारे में समझेंगे। तो याद रखना विद्यार्थियों, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन की कार्यविधि, तो नेफ्रॉन की कार्यविधि समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, इसकी कार्यविधि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है विद्यार्थियों निस्यंदन, और दूसरी कौन सी विधि होती है, तो दूसरी विधि इसकी होती है पुनरावशोषण। कौन सी, पुनरावशोषण, है ना। तो अपने को कितनी विधि पढ़ना है, इसकी दो विधि पढ़ना है। नेफ्रॉन की कार्यविधि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी, निस्यंदन, और दूसरी कौन सी, पुनरावशोषण। तो आइए दोस्तों, हम निस्यंदन के बारे में समझ लेते हैं। निस्यंदन के बारे में हम समझ लेते हैं। जो निस्यंदन होता है वो क्या होता है, किडनी का कौन सा भाग निस्यंदन कहलाता है, किस प्रकार का काम निस्यंदन कहलाता है। तो देखो हम समझेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं विद्यार्थियों कि वो ब्लड, ये वाला ब्लड कौन सी वाली धमनी से आया था, महाधमनी से। शुद्ध ब्लड कौन सी धमनी से आया, महाधमनी से आया शुद्ध ब्लड, और हमारी किडनी में गया। लेकिन विद्यार्थियों यहां पर रुक जाओ, महाधमनी से तो ब्लड आया, पर किडनी में कौन सी धमनी से गया, तो याद रखना, महाधमनी से ब्लड आया और वृक्क धमनी के माध्यम से ब्लड कहां पर गया, किडनी में गया। यहां पर इस प्रकार से कौन सी धमनी होती है, वृक्क धमनी होती है। वृक्क धमनी के माध्यम से ब्लड कहां पर जाता है, किडनी में पहुंच जाता है। लेकिन किडनी में जैसे ही पहुंचता है, ये हमारा शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, वो हमारी किडनी में पहुंचता है। उसी समय इन वृक्क धमनियों से, इन वृक्क धमनियों से, वृक्क धमनियों से या वृक्क धमनियां क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं विद्यार्थियों। क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, और पतली पतली नलिकाएं बनाती हैं। एक सेकंड फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं आपका कि सबसे पहले कौन सा वाले धमनी से शुद्ध ब्लड आएगा, तो महाधमनी से शुद्ध ब्लड आएगा। डोर्सल एरोटा से शुद्ध ब्लड आता है, और डोर्सल एरोटा फिर पतली पतली धमनियों में बढ़ जाती है, जिन्हें कौन सी धमनी बोलेंगे, वृक्क धमनी बोलेंगे। और वृक्क धमनियां फिर पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, जिन्हें हम बोलते हैं वृक्क धमनिकाएं। वृक्क धमनिकाएं। विद्यार्थियों ध्यान रखना, धमनी और धमनिका में अंतर होता है। धमनी जब पतली पतली शाखाओं में विभाजित होती है तो क्या कहलाती हैं, धमनिकाएं।
ठीक है ना। तो अपने को समझ में आ गया है कि वृक्क धमनिकाओं के माध्यम से, ये जो वृक्क धमनिकाएं होती है विद्यार्थियों, है ना, वृक्क धमनिकाओं का निर्माण किससे हुआ, वृक्क धमनियों से हुआ। तो वृक्क धमनियां क्या बनाती है, वृक्क धमनिकाएं, और वृक्क धमनिकाएं क्या करती हैं, यहां से उस ब्लड को लेकर जाती हैं, यहां से। ये क्या है, प्यालेनुमा संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन कहां पर उपस्थित होता है, किडनी में, रीनल पिरामिड में उपस्थित होता है विद्यार्थियों। जी हां, आप सही समझ रहे हो। यहां से इस प्रकार से ब्लड आता है, इस प्रकार से आता है, और यहां पर कुल मिला के एक इस प्रकार से रीनल पिरामिड होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वाला पार्ट होता है, नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है। तो यहां से नेफ्रॉन वाले पार्ट से बोमेन संपुट वाले पार्ट से शुद्ध ब्लड प्रवेश कर जाता है ना। तो अपन फिर वापस से बनाएंगे नेफ्रॉन। इस प्रकार से अपन ने नेफ्रॉन बनाया, इस प्रकार से अपन ने नेफ्रॉन बनाया, ये नली अपन ने नीचे निकाली, यहां पर अपन ने एक एम बनाया, ठीक है। यहां पर अपन ने एक एम बनाने के बाद क्या किया, देखो विद्यार्थियों, यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निस्यंदन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, एक बहुत मोटी नली आती है, बहुत मोटी नली आती है। ये नली किससे बनी होती है, वृक्क धमनिकाओं से बनी होती है। इस नली को बोलेंगे विद्यार्थियों अभिवाही धमनिका। कौन सी धमनिका, अभिवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका से शुद्ध ब्लड आता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है। कहां पर आता है, नेफ्रॉन के बोमेन संपुट वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि अभिवाही धमनिका शुद्ध ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर आती है, और यहां पर इस प्रकार से ये धमनिका इस प्रकार से गुच्छा बनाती है, एक जाल बना लेती है। ये जाल फिर यहां से पतला होकर एक छोटी सी पतली नली निकलती है। तो ये वाली जो धमनी आई थी विद्यार्थी, ये कौन सी धमनी थी, अभिवाही धमनी का। और ये वाली जो धमनी थी, ये कौन सी धमनी थी, अपवाही धमनी। कौन सी धमनी विद्यार्थियों, अपवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी क्या है और अपवाही धमनी क्या है, समझ गए। अभिवाही धमनी से ब्लड आता है, अपवाही धमनी से ब्लड जाता है। विद्यार्थियों देखना, ये वाला ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है। क्यों फिल्टर होने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर उस ब्लड को फिल्टर नहीं करेंगे, छानेंगे नहीं, तो हमारे किडनी में या हमारे पूरे स्वास्थ्य में क्या हो जाएगा, इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है ना। तो यहां से देखना विद्यार्थियों, जो ब्लड आता है इस प्रकार से इस गुच्छे में प्रवेश करता है, और यहां से पतली नली के होते हुए क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है। तो अब देखना विद्यार्थियों, एक मिनट में कितना ब्लड आता है, 1 लीटर ब्लड आता है। कितना ब्लड आता है, 1 लीटर ब्लड आता है। इस 1 लीटर ब्लड में क्या होता है, 500 ml क्या होती है, प्लाज्मा होती है। क्या होती है, 500 ml प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के बारे में अभी 2 सेकंड बाद में आपको बताऊंगा, पहले इतना समझ लो कि 500 ml जो प्लाज्मा होती है, वो यहां पर आकर इस गुच्छे में इसका छनन नहीं हो पाता, या ये नहीं छन पाती, या फिल्टर नहीं हो पाती है। विद्यार्थियों समझना ध्यान से कि यहां से क्या हो जाएगा, ब्लड आता है और ये गुच्छे वाले पार्ट में आता है। अब इस गुच्छे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, तो इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोमेरुलस नाम का गुच्छा नेफ्रॉन के किस अंग में या नेफ्रॉन के किस भाग में उपस्थित होता है, तो किस भाग में उपस्थित होता है, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, या सॉरी बोमेन संपुट वाले पार्ट में उपस्थित होता है। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट कहलाया, ये कहलाया बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में कौन सा भाग उपस्थित है, ग्लोमेरुलस उपस्थित है। यहां से अभिवाही धमनी से ब्लड आता है, अभिवाही धमनी से कौन सी जगह पर जाता है, ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, और यहां से फिर अपवाही धमनी से ब्लड बाहर निकल जाता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से चौड़ी वाली नली से ब्लड आया, मतलब ज्यादा मात्रा में ब्लड आया, लेकिन यहां से इस नली ने जाल बनाया, एक गुच्छा बनाया, इस गुच्छे में ये ब्लड आता है, तो क्या हो जाता है कि इसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और यहां पर उस ब्लड को निकलने के लिए जगह भी क्या होती है, कम होती है। तो सीधी सी बात, मतलब ज्यादा ब्लड आ रहा है और यहां से कम ब्लड निकल रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर कुछ मात्रा में ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। कौन सा वाला ब्लड रुक जाता है विद्यार्थियों, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार के इस गुच्छे में, जिसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में कौन कौन से पदार्थ छन जाते हैं, तो याद रखना विद्यार्थियों, यहां पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज छन जाता है, उसके बाद खनिज क्या होता है, छन जाता है, लवण भी क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं, जल भी क्या हो जाता है, छन जाता है। लेकिन वो रक्त का वो कौन सा पदार्थ है जो यहां पर पहुंचकर छन नहीं पाता। एक सेकेंड, ठीक है।
तो रक्त का वो कौन सा पार्ट है? तो विद्यार्थियों ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको रक्त पढ़ाया था, एटआरसी के सारे स्टूडेंट को मेरे बारे में मैंने आपको जो रक्त पढ़ाया था इसके बारे में पता होगा, है ना। तो जो रक्त होता है ये कितने प्रकार का होता है विद्यार्थियों? कितने प्रकार का होता है रक्त? जल्दी बताओ यार। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के कितने भाग होते हैं विद्यार्थी? 3 होते हैं। कितने होते हैं रक्त के भाग? 3। एक तो डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक कौन सा? प्लेटलेट्स। गलत जवाब है ये। रक्त के कितने भाग होते हैं? केवल 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा विद्यार्थियों? प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा कौन सा? रक्त कोशिकाएं। दूसरा कौन सा? रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा के बारे में अपन बात करें तो जो रक्त का 55% भाग क्या कहलाता है विद्यार्थियों? जल्दी से बता दो। रक्त का 55% भाग कहलाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 7% भाग प्रोटीन होता है। ये आपको जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा, ऊतक पढ़ाऊंगा, तो आपको रक्त के बारे में पूरा क्लियर करूंगा, है ना। रक्त कोशिकाएं जो होती है विद्यार्थियों कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा? आरबीसी, दूसरा कौन सा? डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन सा? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं 3 प्रकार की। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मा होती है और ये जो आपकी आरबीसी होती है, ये दोनों तत्व यहां पर नहीं छन पाते और यहां से बोमेन संपुट वाले भाग में नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर आ जाइए। ये वाली कौन सी वाली धमनी है? जल्दी से बता दो, जवाब दो मुझे। ये कौन सी धमनी है? तो ये वाली कौन सी धमनी का है? जल्दी से बता दो। तो ये है भैया अभिवाही धमनी का। अभिवाही धमनी से ब्लड जाता है और बोमेन संपुट वाले भाग, नेफ्रॉन के कौन से भाग? बोमेन संपुट वाले भाग में पहुंचता है और यहां पर पहुंचकर एक विशेष प्रकार का यहां पर इसे गुच्छा मिलता है जिसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। इस गुच्छे में आके ये पूरा रक्त क्या हो जाता है? उलझ जाता है। ये वहां पर फिल्टर हो जाता है और यहां से अपवाही धमनी, कौन सी धमनी? अपवाही धमनी के माध्यम से ये ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन कुछ मात्रा में ब्लड यहाँ पर रुक जाता है। कौन कौन से पार्ट रुक जाते हैं ब्लड के? एक तो प्लाज्मा रुक जाती है और एक कौन सा वाला पार्ट रुक जाता है प्लाज्मा के साथ? आरबीसी। प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी वाला पार्ट यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है। लेकिन भैया इतनी तो बात हो गई, तो ये इतना जो कार्यक्रम होता है ये कौन सी वाली प्रक्रिया में होता है? नेफ्रॉन की कार्यविधि 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक तो क्या होता है? निस्यंदन। क्या होता है? निस्यंदन। और दूसरा क्या होता है? मैंने आपको बताया था पुनरावशोषण। कौन सा? पुनरावशोषण। तो हमने निस्यंदन के बारे में पढ़ा कि भैया बोमेन संपुट वाले पार्ट में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। यहाँ पर क्या होता है? रक्त का गुच्छा। यहाँ से जब रक्त जाता है तो रक्त का क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। खनिज, लवण एवं जल छान लिए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा, प्रोटीन और कौन सा? आरबीसी नहीं छन पाती हैं। ये बोमेन कैप्सूल वाले भाग या बोमेन संपुट वाले भाग में नेफ्रॉन में अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कुछ जो हमारा रक्त रहता है कुछ मात्रा में छान लिया जाता है। अच्छा, ये छने हुए रक्त को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? ध्यान रखना कि बोमेन कैप्सूल में या बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस में छनने के बाद या ग्लोमेरुलस में छान लिए जाने के बाद जो पदार्थ बचता है, जो पदार्थ बनता है, ये कौन सा पदार्थ होता है? तो बता दो विद्यार्थियों। ग्लोमेरुलस में जो पदार्थ छान लिया जाता है, इस छने हुए द्रव को बोला जाता है विद्यार्थियों निस्यंद। क्या बोला जाता है? निस्यंद बोला जाता है। ये ज्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि ये प्रक्रिया कौन सी है? निस्यंदन है। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है विद्यार्थियों? ये कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहलाती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में भी अपन ने देख चुके हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे कहा जाता है? निस्यंद वाली प्रोसेस को कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थियों, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आधा द्रव छान लिया जाता है और आधा द्रव नहीं छन पाता, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? जल्दी से बता दो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का कहलाता है क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो याद रखना, निस्यंदन वाली जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। जल्दी बता दो, निस्यंद क्या होता है? छना हुआ द्रव क्या होता है? निस्यंद होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस क्रियाविधि को बोलते हैं। डायलिसिस क्या होता है कि आधा द्रव छनता है, आधा द्रव नहीं छन पाता। इस क्रियाविधि क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीज अपने को समझ में आ गई। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? निस्यंदन की प्रक्रिया हो गई। अब ठीक है, पुनरावशोषण की अपन बात कर लेते हैं।
तो विद्यार्थियों अपन ने क्या देख लिया था? अपन ने निस्यंदन के बारे में संपूर्ण चीजें देख ली थी कि निस्यंदन क्या होता है, किस प्रकार की ये क्रियाविधि होती है। अभी जल्दी जल्दी अपने को क्या देखना है? निस्यंदन तो अपन ने देख लिया। पुनरावशोषण विद्यार्थियों यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आशा करता हूं आपसे कि इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ोगे और साथ ही पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हुए चलोगे। पुनरावशोषण में क्या करना है ना? पुनरावशोषण में क्या करना है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, 2 बार हो गया है ना। तो पुनरावशोषण जो होता है इसमें आपने करना है। निस्यंदन में क्या होता है विद्यार्थियों कि 1 लीटर जो रक्त रहता है, 1 लीटर रक्त 1 मिनट में ग्लोमेरुलस नाम के गुच्छे में पहुंच जाता है और 1 मिनट में पहुंचने के बाद यहाँ पर कितने ml प्लाज्मा होती है? 500 ml प्लाज्मा होती है ना, लगभग 500 ml प्लाज्मा होती है 1 लीटर रक्त में, आपको पता है। और उसके बाद 45% क्या होती है? रक्त कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा वाला भाग नहीं छन पाता है, लेकिन आरबीसी भी नहीं छन पाती, साथ ही खनिज, लवण एवं जल आदि छान ले जाते हैं। ये कौन सी प्रोसेस थी? निस्यंदन वाली। अब पुनरावशोषण वाली जो प्रोसेस है विद्यार्थियों, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो विद्यार्थियों पुनरावशोषण में क्या होता है? पुनरावशोषण के बारे में अपन बात करेंगे विद्यार्थी। देखना ध्यान से कि यहाँ पर क्या होता है, इतनी विधि तो अपन समझ गए। यहाँ से ये जो छना हुआ द्रव क्या होता है, निस्यंद क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन विद्यार्थी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी इत्यादि बोमेन कैप्सूल वाले भाग में, बोमेन कैप्सूल किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है। बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में क्या होता है, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार इस नली में घूमते रहते हैं। ये नली बार बार गुच्छे का रूप ले लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण प्रकार का हमारा रक्त, जो चाहे प्लाज्मा प्रोटीन हो और चाहे क्या हो आरबीसी हो, ये पूरी तरीके से क्या होता है, छान लिया जाता है। उसी प्रकार आगे चल के ये हमारी अपवाही धमनी होती है। ये अपवाही धमनी विद्यार्थी यहां से एक विशेष प्रकार का जाल बनाती है। क्या बनाती है? विशेष प्रकार का जाल बनाती है, जो पूरे के पूरे नेफ्रॉन को ढक लेती है। अब विद्यार्थियों ये वाली जो अपवाही धमनी थी, इसने जाल क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि यहां से कुछ मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी क्या हुआ था, बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में गया था। इसी प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी को वापस रक्त में मिलाने के लिए ये अपवाही धमनी का आगे चल के इस प्रकार से एक जाल बना लेती है, जो क्या करती है, नेफ्रॉन के अंदर वाली जो नली होती है, इस नली से क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन और हमारे आरबीसी को वापस अपने में मिला लेती है। तो इस प्रकार क्या होता है विद्यार्थियों, रक्त का 99% भाग क्या होता है, छान लिया जाता है। 1% इसमें क्या होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो इस क्रियाविधि को क्या बोलेंगे, पुनरावशोषण बोलेंगे। होता कुछ नहीं है, अपवाही धमनी का जाती है, एक विशेष प्रकार का जाल बना लेती है, जो नेफ्रॉन के अंदर की नलियों से क्या करते हैं, उस रक्त को पूरी तरीके से छानकर आवश्यक तत्वों को रक्त में मिला लेते हैं। ठीक है। अब जो बाकी की चीजें बचती हैं, जैसे कि क्या हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, अमोनिया हुआ, ये सारी चीजें क्या होता है विद्यार्थियों, इस नली में पहुंच जाते हैं। इस नली को क्या बोला अपन ने, इस नली को बोला विद्यार्थियों कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नाम की जो नली होती है, इसमें ढेर सारे नेफ्रॉन आकर खुलते हैं, ढेर सारे नेफ्रॉन आकर कलेक्टिंग डक्ट वाली नली में खुलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो रहती है, इसका स्थान इस प्रकार से यहां पर होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है विद्यार्थियों, पूरा का पूरा यूरिन जिसे हम बोलते हैं, पेशाब जिसे हम बोलते हैं, इकट्ठा हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से इस प्रकार क्या होता है, यहां से कलेक्टिंग डक्ट से ये पार्ट, ये जो यूरिन रहता है, ये कहां पर पहुंच जाता है विद्यार्थियों, मूत्राशय में पहुंच जाता है, ब्लेडर में पहुंच जाता है। विद्यार्थियों इस नली का नाम क्या है, तो याद रखना इस नली का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। क्या है, मूत्रवाहिनी। ठीक है। तो मूत्रवाहिनी से मूत्र निकलकर कहां पर पहुंच जाता है, मूत्राशय में पहुंच जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपन ने इतनी बात तो आराम से समझ ली है ना। तो अपने को अब काम की चीजें ये देखना है भैया, एक सेकेंड। तो विद्यार्थियों अब हम सारी की सारी काम की चीजों को पढ़ चुके हैं किडनी के अंतर्गत, है ना। काफी ज्यादा वीडियो लंबा भी हो गया है। अब अपने को जल्दी जल्दी देखना है महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ से अपन ने किडनी के बारे में क्वेश्चन उठाएंगे, यूरेथ्रा से क्वेश्चन उठाएंगे, नेफ्रॉन से क्वेश्चन उठाएंगे, उससे क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरूरी चीजें मैं आपको बता दूं। देखना अपन बात किसके बारे में करेंगे, मूत्र के बारे में बात करेंगे, यूरिन के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों याद रखना 24 घंटे में
कितने घंटे में? 24 घंटे में। मानव शरीर में कितने लीटर यूरिन का निर्माण होता है? याद रखना 24 घंटे में 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है मानव शरीर में। आगे की बात करें, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो मूत्र का पीला रंग क्यों होता है जल्दी से बता दो, आपको पता होना चाहिए, यूरोक्रोम के कारण। ये स्पीडी का क्वेश्चन है, स्पीडी में ये आपको हर जगह मिलता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। मूत्र का पीला रंग क्या होता, क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यूरोक्रोम क्या होता है? ध्यान से समझो, यूरोक्रोम क्या होता है विद्यार्थियों? हीमोग्लोबिन। आपको पता है ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जब ये हीमोग्लोबिन का जब आंशिक विखंडन होता है तो छोटे छोटे अणु बनते हैं जिनका रंग कैसा होता है विद्यार्थियों? पीला। उन छोटे छोटे अणुओं को क्या बोला जाता है? यूरोक्रोम बोला जाता है। और उन्हीं यूरोक्रोम के कारण हमारा जो मूत्र होता है इसका रंग कैसा होता है? पीला। अच्छा, हीमोग्लोबिन का ये विखंडन कहां पर होता है? तो ये हमारी किडनी में होता है। याद रखना विद्यार्थियों, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब अपर काम की चीजें अपन देख लेते हैं। जैसे मूत्र है, मूत्र में 96% क्या होता है विद्यार्थियों? जल होता है। 96% क्या होता है? जल होता है। उसके बाद 2% क्या होता है विद्यार्थियों? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। ठीक है। 0.5% क्या होता है विद्यार्थियों? तो 0.5% क्या होता है विद्यार्थियों? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। बाकी अमोनिया होता है। अमोनिया के साथ साथ आपका क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम के साथ आपका ग्लूकोज होता है। कई सारी चीजें यूरिन में हमारे मौजूद रहती है। लेकिन काम की चीजें ये है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का 96% क्या होता है? जल। 2% यूरिया। 0.5% क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। बाकी छोटी छोटी सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। ये सारी चीजें अपन ने देख ली विद्यार्थियों। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें रह गया है। कौन सा? ड्यूरेसिक पदार्थ वाला। कौन सा पदार्थ वाला? ड्यूरेसिक पदार्थ क्या होते हैं? सॉरी, ड्यूरेसिक क्या होता है? ड्यूरेसिक जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तो याद रखना, ड्यूरेसिक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो याद रखना विद्यार्थियों, ड्यूरेसिक प्रक्रिया क्या है? तो ड्यूरेसिक प्रक्रिया कुछ नहीं है, वो प्रक्रिया जिसमें मनुष्य के शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिन का निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेसिक प्रक्रिया बोलेंगे। जैसे मान के चलो हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उस अवधि में क्या हो जाता है विद्यार्थियों कि बार बार हमको पेशाब जाना पड़ता है। इसे कौन सी प्रोसेस बोला जाता है? ड्यूरेसिक प्रोसेस इसे बोला जाता है। अब देखना, ड्यूरेसिक प्रोसेस के बारे में अपन ने देख लिया, लेकिन वो कौन से पदार्थ हैं जो शरीर में ज्यादा मात्रा में पेशाब बनाने में सक्रिय रहते हैं? तो याद रखना विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको आपके एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। कई बार हम ज्यादा मात्रा में क्या पी लेते हैं? चाय पी लेते हैं। कई बार हम ज्यादा मात्रा में क्या पी लेते हैं? पानी पी लेते हैं। कई बार ज्यादा मात्रा में क्या पी लेते हैं? कॉफी पी लेते हैं। तो ये सारे जो पदार्थ हैं आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। चाय अपन ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो बार बार पेशाब करने के लिए हमको जाना पड़ता है। तो याद रखना, चाय हुआ, पानी हुआ, कॉफी हुआ, ये सारे कैसे पदार्थ हैं विद्यार्थी? याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे कैसे पदार्थ हैं? ड्यूरेटिक। कैसे पदार्थ हैं? ड्यूरेटिक पदार्थ हैं, क्योंकि ड्यूरेटिक पदार्थों का सेवन करने से ज्यादा मात्रा में यूरिन का निर्माण होने लगता है, जिससे हमको क्या होता है? ड्यूरेसिक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ड्यूरेसिक की जो प्रक्रिया थी वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चाय हो गया, पानी हो गया, कॉफी हो गया। तो याद रखना विद्यार्थियों, चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और उसके बाद कॉफी में क्या पाया जाता है विद्यार्थियों? कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चाय में कैफीन पाया जाता है। इसके साथ ही याद रखना विद्यार्थियों, एक ग्लूकोज भी रहता है, और ग्लूकोज भी कैसा पदार्थ है? ड्यूरेटिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ड्यूरेटिक पदार्थ है। अगर ज्यादा मात्रा में विद्यार्थियों ग्लूकोज का सेवन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाएगा तो भी बार बार हमको बाथरूम करने जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? उसका रीजन भी ये है विद्यार्थियों, आपको पता होगा, जो शुगर के मरीज होते हैं, जिन्हें डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। पहले तो डायबिटीज के बारे में समझो। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज तो एक प्रकार की हमारे शरीर में ग्लूकोज का अधिक होना। अच्छा, ये क्यों होती है डायबिटीज? तो पहले डायबिटीज की खोज कौन ने करी? वेटिंग एवं बेफ्ट ने करी। डायबिटीज, मधुमेह या शुगर। तो याद रखना विद्यार्थियों कि जब हम अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण कर लेते हैं, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट की बात करें ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी आखिर में जाकर किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। तो क्या होता है कि उस अतिरिक्त ग्लूकोज को, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को आज अभी नहीं है, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर ही लेते हैं विद्यार्थियों। क्या होता है
कि आपके शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है विद्यार्थियों एक मिश्रित ग्रंथि है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ग्रंथि तंत्र में। लेकिन यहां से एक बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है शरीर का, बड़ा ही कामगार सिद्ध होता है ये हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। आप जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज खाते हो, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में चेंज ना हो तो वो अतिरिक्त मात्रा में जो आपने ग्लूकोज खाया है ये आपके ब्लड में क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। आपके ब्लड को कैसा कर देता है, शुगर की मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा कर देता है, जिससे आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह हो जाता है। इस कारण आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या करता है विद्यार्थी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करता है। अगर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज चेंज नहीं होगा तो आपको शुगर नाम की बीमारी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। आगे अपन बात करें किसके बारे में कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कौन कन्वर्ट करता है। तो याद रखना, ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करता है कौन, ग्लूकेबिन नाम का हार्मोन या ग्लूकेनॉन जिसे हम बोलते हैं। ग्लूकेनॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देता है। आगे अपन जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा विद्यार्थियों। 15 से 20 क्लासेस में आपका पूरा बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूंगा एनटीपीसी लेवल की। केवल आपका सहयोग चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। क्या होगा कि सब्सक्राइब आप कर लोगे तो मेरे कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगे। बस सब्सक्राइब करना, बाकी लाइक वगैरह कुछ मत करना। ठीक है, धन्यवाद।